विस्तृत चर्चा का विषय है कंपनी। जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में बड़े बड़े कारखानों, ब्रांड्स और हजारों कर्मचारियों की तस्वीर उभरती है। यह सब कंपनी नामक एक विशेष कानूनी ढांचे के कारण संभव हो पाया है। आज के लेक्चर में हम न केवल यह समझेंगे कि कंपनी क्या है, बल्कि इसकी कानूनी उत्पत्ति और उन लक्षणों पर भी बात करेंगे जो इसे व्यापार के अन्य रूपों जैसे साझेदारी या एकाकी व्यापार से अलग बनाते हैं। हम कंपनी के अर्थ से लेकर इसकी सीमाओं तक के हर पहलू का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। आप निम्नलिखित विषयों में पारंगत हो सकेंगे। कंपनी के ऐतिहासिक विकास और भारत में इसके कानूनी ढांचे की पृष्ठभूमि को समझना, कंपनी के अर्थ को स्पष्ट करना और विभिन्न विद्वानों एवं अधिनियमों द्वारा दी गई परिभाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपनी की प्रमुख विशेषताओं जैसे पृथक वैधानिक अस्तित्व और सीमित दायित्व की व्याख्या करना, कंपनी प्रारूप की सीमाओं और दोषों की पहचान करना, जिसमें कंपनी रूपे पर्दे के सिद्धांत को समझना शामिल है, कंपनी के विभिन्न प्रकारों और उनके पंजीकरण की आवश्यकताओं के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करना। धारणा भारत के लिए मौलिक नहीं थी, बल्कि यह हमें ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली है। भारतीय कंपनी विधि का विकास मुख्य रूप से अंग्रेजी कंपनी विधि के साथ साथ हुआ है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कंपनी कानूनों की शुरुआत कब हुई? भारत में पहली बार सन 1850 में कंपनी कानून बनाया गया था। इसके बाद सन 1886 में एक संशोधित कंपनी अधिनियम पारित किया गया, जो 1862 के इंग्लिश कंपनी एक्ट पर आधारित था। समय के साथ व्यापारिक जरूरतें बदली और कानून भी बदलते गए। 1913 फिर स्वतंत्र भारत का 1956 का कानून और अब हम कंपनी अधिनियम 2013 के तहत काम करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1857 में पहली बार सीमित दायित्व लिमिटेड लायबिलिटी को कानूनी मान्यता दी गई थी, जिसने निवेश के क्षेत्र में क्रांति ला दी। यह समझना आवश्यक है कि आज हम जिस आधुनिक कॉरपोरेट ढांचे को देखते हैं, वह दशकों के कानूनी सुधारों का ही परिणाम है। सरल शब्दों में कहें तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐसी ऐच्छिक संस्था है जहां लोग अपनी पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, जिन्हें हम अंश या शेयर कहते हैं। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह कानून की नजर में एक व्यक्ति है, लेकिन क्या हमारी तरह यह चल फिर सकती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इसे विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति भी कहा जाता है। इसका अपना एक अस्तित्व होता है जो इसके सदस्यों से अलग होता है। कंपनी का काम उसकी सार्वमुद्रा या कॉमन सील करती है, जिसे कंपनी का आधिकारिक हस्ताक्षर भी कह सकते हैं। संक्षेप में, कंपनी एक ऐसा मंच है जहां कई लोग अपनी पूंजी लगाते हैं ताकि बड़े स्तर पर व्यापार किया जा सके और होने वाले लाभ को आपस में बांटा जा सके। कुछ प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञों की परिभाषाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले न्यायाधीश जेम्स के अनुसार एक कंपनी विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है जिसका संगठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। हालांकि यह परिभाषा काफी सरल है और कंपनी के तकनीकी पहलुओं को पूरी तरीके से नहीं छूती। वहीं लॉर्ड लिंडले ने इसे थोड़ा और विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है जो धन या धन के बराबर की कोई वस्तु एक संयुक्त कोष में जमा करते हैं और उसका उपयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं। चिंतन प्रश्न: यदि कंपनी व्यक्तियों का समूह है, तो क्या सदस्यों के बदल जाने से कंपनी खत्म हो जाती है? इसका उत्तर हमें न्यायाधीश मार्शल की परिभाषा में मिलता है। उन्होंने कंपनी को अदृश्य और अमूर्त संस्था कहा है।
इसका मतलब है कि सदस्य आते जाते रहते हैं, लेकिन कानून की नज़र में कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। अब हम एकेडमिक दृष्टिकोण से देखते हैं। डॉक्टर विलियम आर स्प्रिगल कहते हैं कि निगम या कंपनी राज्य की एक रचना है जिसका अस्तित्व लोगों से अलग होता है, जो इसके शेयरों के मालिक है। यह पृथक अस्तित्व का सिद्धांत ही कंपनी कानून की नींव है। प्रोफेसर हैनी की परिभाषा सबसे सटीक और लोकप्रिय मानी जाती है। इसके अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका उद्देश्य उसके सदस्यों से पृथक स्थायी अस्तित्व होता है और जिसके पास अपनी एक सार्व मुद्रा होती है। यह परिभाषा कंपनी के तीन सबसे बड़े सटीक गुणों को समेटती है: कानून द्वारा निर्माण, सदस्यों से अलग पहचान और स्थायी जीवन। कानूनी रूप से सबसे प्रामाणिक परिभाषा भारत के कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई है। इसकी धारा 2 उपधारा 20 कहती है कि कंपनी का अर्थ एक ऐसी कंपनी से है जो इस अधिनियम या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत निर्गमित या इनकॉर्पोरेटेड है। यह परिभाषा बहुत सीधी है। यह कहती है कि यदि किसी संस्था ने खुद को सरकारी रजिस्ट्रार के पास कंपनी के रूप में पंजीकृत करवा लिया है, तो वह कानूनन कंपनी है, चाहे वह अंशों द्वारा सीमित हो या गारंटी द्वारा। यहाँ हमें यह समझना होगा कि बिना पंजीकरण के कोई भी समूह खुद को कानूनी रूप से कंपनी नहीं कह सकता। पंजीकरण ही वह प्रक्रिया है जो एक समूह को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करती है। आगे बढ़ने से पहले आइए अब तक सीखी गई बातों को दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि कंपनी लाभ के लिए बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी जड़ें अंग्रेजी कानून में हैं और वर्तमान में यह कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा संचालित होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने समझी वह यह है कि कंपनी कानून द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अपने सदस्यों से अलग पहचान रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अलग पहचान असल में कैसे काम करती है। चलिए अगले भाग में इसकी विशेषताओं के माध्यम से हम इसे विस्तार से समझते हैं। कंपनी की पहली और सबसे शानदार विशेषता है शाश्वत अस्तित्व। इसका मतलब है कि कंपनी का जीवन उसके सदस्यों की मृत्यु या पागलपन या दिवालिया होने पर निर्भर नहीं करता। जैसा कि कहा जाता है, सदस्य आ सकते हैं और सदस्य जा सकते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। उदाहरण के लिए यदि कंपनी के सभी शेयरधारकों की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, तब भी कानून की नज़र में कंपनी समाप्त नहीं होगी। उसे केवल कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह विशेषता निवेशकों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? यह व्यवसाय को स्थिरता प्रदान करती है, जिससे दीर्घकालिक योजनाओं को बनाना संभव हो पाता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसका मतलब यह है कि यह हमारी तरह सांस नहीं लेती, खाना नहीं खाती और न ही शादी कर सकती है। लेकिन कानून की नज़र में इसे प्राकृतिक व्यक्ति की तरह ही अधिकार प्राप्त है। यह अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है, खाता खोल सकती है और दूसरों पर मुकदमा भी चला सकती है। न्यायाधीश मार्शल के अनुसार यह अदृश्य और अमूर्त है। इसका अस्तित्व केवल कानून की फाइलों में है, लेकिन ध्यान रहे भले ही यह जीवित नहीं, फिर भी इसे वे सभी कानूनी सुविधाएं प्राप्त हैं जो एक जीवित व्यक्ति को व्यापार करने के लिए चाहिए होती है। यही कारण है कि इसे व्यापार का सबसे शक्तिशाली प्रारूप माना जाता है। विशेषता 3, सीमित दायित्व। यह कंपनी की सबसे आकर्षक विशेषता है। साझेदारी में यदि फर्म को घाटा होता है तो साझेदारों को अपना घर बार बेचकर भी कर्ज चुकाना पड़ता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। यहाँ एक शेयरधारक का उत्तरदायित्व
केवल उसके द्वारा खरीदे गए शेयर के अंकित मूल्य या फेस वैल्यू से ही सीमित होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी के 10 रुपए वाले 100 शेयर खरीदे। आपने 7 रुपए प्रति शेयर का भुगतान कर दिया। यदि आप कंपनी करोड़ों के घाटे में भी चली जाती है, तो आपसे अधिकतम 3 रुपए प्रति शेयर ही मांगे जा सकते हैं। आपकी निजी संपत्ति जैसे आपकी कार या घर कंपनी के कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। यही कारण है कि जिसकी वजह से लोग बेझिझक बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। वो शेयरधारक या अंशधारी हो सकते हैं। क्या यह संभव है कि वे रोज सभी दफ्तर आकर फैसला लें कि कंपनी कैसे चलेगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए कंपनी में स्वामित्व या प्रबंध अलग-अलग होते हैं। शेयरधारक कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन वे कंपनी को चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें संचालक या डायरेक्टर कहा जाता है। इन संचालकों के समूह को संचालक मंडल कहते हैं। चिंतन प्रश्न: क्या एक शेयरधारक कंपनी का एजेंट होता है? जी नहीं। साझेदारी के विपरीत, एक शेयरधारक अपने किसी भी कार्य से कंपनी को बाध्य नहीं कर सकता। केवल एक संचालक ही कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। यह व्यवस्था कंपनी को पेशेवर तरीके से चलाने में मदद करती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व का अर्थ है कि कंपनी और उसके सदस्य दो अलग-अलग पक्ष हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी ही कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है। वह कंपनी का लेनदार या कर्जदार भी हो सकता है। एक मशहूर कानूनी मामला है आर.एफ. पेरुमल बनाम एच. जोन्स, जिसमें यह तय किया गया कि कंपनी की संपत्ति पर केवल कंपनी का हक है, सदस्यों का नहीं। यहाँ तक कि यदि किसी व्यक्ति के पास कंपनी के 100% शेयर हैं, तब भी वह यह नहीं कह सकता कि यह मशीन मेरी है। वह मशीन कंपनी की है। यह सिद्धांत कंपनी को एक स्वतंत्र पहचान देता है और इसे व्यक्तिगत विवादों से दूर रखता है। चूंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, वह हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसलिए उसकी एक सार्वमुद्रा या कॉमन सील होती है। जिस भी दस्तावेज पर यह मुहर लग जाती है, वह कंपनी का आधिकारिक कार्य माना जाता है। हालांकि आधुनिक कानून में अब डिजिटल हस्ताक्षरों और अन्य विकल्पों को भी मान्यता दी गई है, लेकिन इसकी महत्ता आज भी बनी हुई है। सदस्यों की संख्या की बात करें तो कंपनी के प्रकार के आधार पर यह अलग-अलग हो सकती है। एक सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। वहीं एक निजी कंपनी दैट इज प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और अधिकतम संख्या अब तक 200 हो सकती है, अधिनियम 2013 के अनुसार। यह लचीलापन छोटे और बड़े दोनों तरह के व्यवसायों को कानूनी रूप से अपनाने की सुविधा देती है। कंपनी की एक और बड़ी विशेषता है उसके अंशों या शेयरों का आसानी से बिकना। यदि आपने किसी सार्वजनिक कंपनी के शेयर खरीदे हैं और आपको पैसों की जरूरत है, तो आप उन्हें स्टॉक मार्केट में किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हैं। आपको इसके लिए कंपनी या अन्य सदस्यों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही कंपनी के कार्यप्रणाली, पार्षद सीमा नियम दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और पार्षद अंतर नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा निर्धारित सीमाओं में बंधी होती है। कंपनी इन नियमों के बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकती। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी का संचालन पारदर्शी और अनुशासित तरीके से हो। हमने अभी कंपनी की कई शानदार विशेषताओं पर चर्चा की। मुख्य रूप से कंपनी का जीवन स्थायी है, दायित्व सीमित है और इसकी अपनी एक स्वतंत्र कानूनी पहचान है।
प्रबंध और स्वामित्व का अलग-अलग होना इसे पेशेवर बनाता है, जबकि शेयरों का हस्तांतरण इसे तरलता प्रदान करता है। लेकिन क्या कंपनी का यह प्रारूप हमेशा दोष मुक्त होता है? यदि सब कुछ इतना ही अच्छा है, तो लोग कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी कैसे कर लेते हैं? आइए अब हम सिक्के के दूसरे पहलू यानी कंपनी की सीमाओं और दोषों की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी का सबसे बड़ा लाभ है उसका पृथक अस्तित्व, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग इस पृथक अस्तित्व का दुरुपयोग गलत कामों या टैक्स चोरी के लिए करते हैं। वे कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं और सोचते हैं कि कानून केवल कंपनी को सजा देगा, उन्हें नहीं। ऐसी स्थिति में न्यायालय कंपनी रूपी पर्दा उठाने लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का सिद्धांत अपनाता है। इसका अर्थ है कि अदालत कंपनी की कानूनी पहचान को नजरअंदाज कर देती है और पर्दे के पीछे छिपे असली दोषियों को पकड़ती है। जब भी जनहित या न्याय की बात आती है, तो कंपनी का पृथक अस्तित्व उसे नहीं बचा पाता। यह कंपनी कानून का एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक पहलू है। कंपनी बनाना और चलाना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारी कानूनी औपचारिकताएं शामिल होती हैं। पंजीकरण से लेकर वार्षिक बैठकों तक हर कदम पर कागजी कार्रवाई और खर्च होते हैं। नियमों का पालन न करने पर भी भारी जुर्माना और जेल तक हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा दोष है गोपनीयता का अभाव। एक कंपनी को अपने लाभ हानि खाते, बैलेंस शीट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रजिस्ट्रार के पास जमा करने होते हैं, जिन्हें जनता का कोई भी व्यक्ति देख सकता है। यदि आप अपने व्यापारिक रहस्यों को पूरी तरीके से गुप्त रखना चाहते हैं, तो कंपनी का प्रारूप शायद आपके लिए नहीं है। साझेदारी या एकाकी व्यापार में जितनी गोपनीयता रहती है, उतनी कंपनी में संभव नहीं है। सैद्धांतिक रूप से कंपनी एक लोकतांत्रिक संस्था है जहां शेयरधारक वोट देते हैं, लेकिन वास्तव में सत्ता कुछ गिने चुने लोगों या बड़े निवेशकों के हाथों में सिमट कर रह जाती है। छोटे शेयरधारक अक्सर कंपनी के बड़े फैसलों में कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाते। साथ ही चूंकि नियंत्रण कुछ ही हाथों में होता है, इसलिए निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है। इसलिए इतिहास में सत्यम और सहारा जैसे कई उदाहरण हैं जहां कंपनी के संचालकों ने जनता के पैसों का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया वाइंडिंग अप भी बहुत लंबी और जटिल होती है, जिससे निवेशकों का पैसा लंबे समय तक फंसा रह सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि कंपनी एक रणनीतिक संस्था है जिसे आधुनिक व्यापार को नई ऊंचाइयां दी हैं। भारत में इसकी कानूनी यात्रा 1850 से शुरू होकर 2013 के अधिनियम तक पहुंची है, जिसे सीएसआर जैसे प्रावधानों ने कंपनियों के समाज के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया है। एमकॉम की दृष्टि से कंपनी केवल लाभ कमाने का साधन नहीं है, बल्कि एक वैधानिक व्यक्ति है जिसे कानून और समाज दोनों के प्रति जवाबदेह रहना होता है। इस समझ से भविष्य के प्रबंधक और उद्यमी बेहतर निर्णय ले सकते हैं और संगठन को टिकाऊ विकास की ओर ले जा सकते हैं। याद रखें, सीमित दायित्व और पृथक अस्तित्व वे दो स्तंभ हैं जिन पर कंपनी का पूरा कॉरपोरेट जगत टिका हुआ है। इस विषय पर अपनी समझ को और गहरा करने के लिए आप प्रसिद्ध कानूनी मामलों जैसे सोलोमन बनाम सोलोमन का अध्ययन कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम कंपनियों के वर्गीकरण और उनके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन अवधारणाओं का चिंतन करें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।